बात करूं तो हम लोग अपने डेटाबेस को अपने डेटा को किस तरह से स्टोर करते थे? हम अपने डेटा को स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स और इंडाइसेस। ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस है फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज। और फिजिकल डेटा डेटाबेस स्कीमा के अंदर ही हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मेरा डेटा किस प्रकार स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज की। समझ में आया ये मेरा फिजिकल डेटा स्टोरेज या स्कीमा? सेकेंड, लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। This schema defines all the logical constraints that need to be applied on the data stored। मतलब हम लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा में क्या करते हैं, जो मेरी डिजाइन है टेबल्स की, है ना, उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट है वो किस प्रकार से स्टोर्ड है, ठीक है, या अप्लाइड है, और किस तरह से वो स्टोर हो रहे हैं फिजिकल डेटा स्कीमा के ऊपर। इट डिफाइंस टेबल्स, व्यूज एंड इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स। एक यहाँ पे एक नया मैंने कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी यूज करी है, व्यूज, है ना। तो हम लोग क्या, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्यूज क्या होते हैं जब हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाना सीखेंगे। देखो, डेटाबेस में जब हम टेबल्स को डिफाइन करते हैं तो हम व्यूज को भी डिफाइन करते हैं। अब ये व्यूज को भी डिफाइन करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन, तो अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया यहाँ पर? यस सर। यस सर। अब ओके, अब एक नया टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, डेटाबेस इंस्टेंस। देखिए, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि एक नई टर्मिनोलॉजी वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम डेटाबेस के अंदर जाके काम करेंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी का वहां पे यूज होगा। जैसे हम स्कीमा की बात कर रहे हैं, टेबल्स की बात कर रहे हैं, व्यूज की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, एंटिटीज की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। ये सब वो टर्मिनोलॉजी है when we talk about database। जब हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, डेटाबेस को बनाने के बारे में बात करते हैं, डेटाबेस को कस्टमाइज करने की बात करते हैं, डेटाबेस में क्वेरी फायर करने की बात करते हैं, वहां पे ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होगी। इसीलिए हम सबसे पहले यूनिट के अंदर वो सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, जो नई टर्मिनोलॉजी अब हम पढ़ेंगे दैट इज डेटाबेस इंस्टेंस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश दीज टू टर्म्स इंडिविजुअली। डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। देखो, एक होता है डेटाबेस स्कीमा और दूसरा होता है डेटाबेस इंस्टेंस। ये दोनों बहुत अलग अलग बोल सकते हैं कि कैटेगरीज हैं। दोनों को हम समझते हैं कि एक डेटाबेस स्कीमा क्या होता है और दूसरा डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है। समझ में आया? जैसा यहाँ पे उसने लिखा है, डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। स्कीमा में हमने ये लिखा है कि ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, या स्केलेटन, ओवरऑल स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस इज अ डेटाबेस स्कीमा। समझ में आया? यही हमने देखा है ना। It is designed when the database doesn't exist at all। ठीक है, मतलब जब हम डेटाबेस नहीं बनाते हैं उसके पहले हम उसकी डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, once the database is operational it is very difficult to make any changes to it। ठीक है, तो दूसरा ये होता है कि हम जब भी डेटाबेस बनाते हैं तो हमें उसको बहुत ध्यान से बनाना होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, है ना। जब हम अपने आर्किटेक्ट से जाकर पूरे घर के डिजाइन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि तुम इस पे अब क्या करो, कंस्ट्रक्शन चालू कर दो। अचानक आप आते हो, बोलते हो नहीं 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 नहीं, मुझे ये वाला कंस्ट्रक्शन यहाँ रोककर इसमें ये मॉडिफिकेशन करना है। तो आप समझते हैं वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना। वापिस एक कॉलम को हटाना, इस कॉलम को हटा के उधर लगाना, उधर लगाने से फिर हमको ये देखना होता है कि कॉलम हटाने से ऐसा तो नहीं कि पूरी फ्लोर गिर जाएगी, है ना। इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हम उस समय फेस करते हैं। सेम प्रॉब्लम कब होती है? अगर हमने अपनी डेटाबेस डिजाइन की जो स्कीमा है या डेटाबेस स्कीमा है उसको प्रॉपरली पहले आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करके नहीं बनाया है। तो जिस प्रकार से आपका अगर घर का आर्किटेक्ट, ठीक है, अगर कुछ छोटी सी गलती कर दे और आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करा दिया और घर गिर जाए,
उसी प्रकार से ये होता है कि जो डेटाबेस डिजाइनर होता है, अगर उसने प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन नहीं किया है तो आपका डेटाबेस क्रैश हो जाता है, उसमें कुछ अनोमलीज आ जाती है जिसके कारण से वो खराब हो सकता है। आपको हमारी डेटाबेस क्या हो गया, स्कीमा हो गया। अब दूसरी जो टर्म जो यहाँ पे डेटाबेस इंस्टेंस है उसको समझते हैं। अ डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डेटा। एक डेटाबेस जो स्कीमा होता है उसके पास क्या नहीं होता है, डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं होती है। डेटाबेस के टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आया? अब दूसरे तौर पे डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है जो इसके साथ में रिलेट करती है लेकिन डिफरेंट है, वो क्या है? डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, क्या होता है डेटाबेस, सॉरी डेटाबेस इंस्टेंस। अभी डेटाबेस इंस्टेंस क्या? हाँ, डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डेटाबेस विथ डेटा एट एनी गिवन टाइम। क्या होता है, जब हम अपने डेटाबेस को ऑपरेशनल करते हैं, ठीक है, और उसके एक गिवन टाइम पे डेटाबेस पे जब हम डेटा को फेच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, इट कंटेन्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इंस्टेंस टेंड टू चेंज विद टाइम। हम डेटाबेस इंस्टेंस को टाइम के साथ में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ये क्वेरी फायर करनी है, मुझे अभी ये वाली क्वेरी फायर करनी है, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, जो कि डेटाबेस डिजाइन के अंदर है। समझ में आया? जो मेरे स्कीमा के अंदर है, मतलब इंस्टेंस जो होता है, अगर मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इंस्टेंस जो होता है वो एक पार्ट होता है जो कि किसके अंदर प्ले होता है, वो डेटाबेस स्कीमा के अंदर प्ले किया जाता है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम पे। किसी एक पॉइंट इन टाइम पे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आया इंस्टेंस क्या होता है? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो हमने दो चीज समझने की कोशिश करी है, एक डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस। एक स्कीमा क्या होता है और इंस्टेंस क्या होता है? जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे और आपका जब कंपनी आ जाएंगी प्लेसमेंट के लिए, और अगर वो डेटाबेस पे डिस्कस करती है तो वो आपसे 100% ये क्वेश्चन करेगी कि सर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस स्कीमा एंड अ डेटाबेस इंस्टेंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर बोथ आर सेम। दे बोथ आर नॉट सेम। वो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। किस तरह से? जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन होती है डेटाबेस की, और जो इंस्टेंस होता है उस डिजाइन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं, वो इंस्टेंस होता है। समझ में आया? यस सर। Database ensures that its every instant is in a valid state by diligently following all the validation constraints and conditions that database designs have imposed. तो अब सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि हमने डेटाबेस स्कीमा के अंदर चले गए और अब हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या है वो, एक मेरा ऑपरेशन का पार्ट है, स्कीमा का पार्ट है। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। किन किन चीजों का? कि मैं कोई वैलिड जो मेरे वैलिडेशंस लगाए हैं किसी एक टेबल के ऊपर, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स के साथ में या कंडीशंस के साथ में, वो प्रॉपरली इम्पोज्ड हो। अगर वो प्रॉपरली इम्पोज नहीं होंगे तो मेरी जो क्वेरी मैंने पर्टिकुलर इंस्टेंस पे फायर करी है वो मुझको प्रॉपरली रिजल्ट डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड के फॉर्म में उठा के नहीं देगी। ये समझ में आया? यस सर। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? देखिए यार, मैं तो ऐसा है लाभ बच्चे के शुभम, आपका माइक ऑन है।
एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हम आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, wait. किसी के पास कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब देखिए हमने डेटाबेस स्कीमा पढ़ लिया, इंस्टांस डेटाबेस इंस्टांस पढ़ लिया। अब एक नई टर्मिनोलॉजी और पढ़ेंगे। जब हम डेटाबेस बनाना चालू करेंगे तो ये भी एक पॉइंट हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। इफ अ डेटाबेस सिस्टम इज नॉट मल्टी लेयर्ड, अगर मेरा डेटाबेस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर पे नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी? देन इट बिकम डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंजेस इन डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे लिए क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्या? कस्टमाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो मेरा डेटाबेस बने वो किस पे बने? मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बने। उससे फायदा क्या होगा कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करने रहे तो मैं उसको आराम से कर पाऊंगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, डेटाबेस सिस्टम्स आर डिजाइन इन मल्टी लेयर एज वी लर्न अर्लियर। जैसा फिर मैंने अभी जैसा तुमको बताया है कि हमें हमेशा ये चीज की पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। जैसे हम अपने आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया अगर मैं मतलब इसके बीम और कॉलम का इस तरह से रखना कि अगर मेरे को उसके अंदर दीवारों को हटा के कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो मैं कर पाऊं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मेरा किचन के जो मैंने साइज है वो मैंने अभी इतना रखा है, अगर मान लेते हैं मेरी वाइफ बोलती है इसका साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो मैं उसको कर पाऊं, तो उससे मेरी ओवरऑल डिजाइन पे चेंज ना पड़े, है ना? उसी प्रकार का कंसेप्ट हम लोग किसमें यूज करते हैं? इसके अंदर भी यूज करते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस का। और अगर मुझे डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना है अपने डेटाबेस के अंदर, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्लेसमेंट में पूछा जाता है अगर डेटाबेस की बात आती है तो, कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसका क्या महत्व है हमारे डेटाबेस के ऊपर। तो हमें समझ में आना चाहिए कि डेटा इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर पे नहीं बनाया गया है या उसने मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को नहीं इम्प्लाई किया हुआ है तो मेरा डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। Database systems normally contain a lot of data in addition to users data. देखो सीधी सी बात है, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे टेबल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा हमारा डेटा डिफाइंड होता है। एक सेकंड होल्ड करें। ओके, मैं आपसे क्या डेटाबेस सिस्टम नॉर्मली कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेटा इन एडिशन टू यूजर्स डेटा। देखिए जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। जैसे जब मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसके अंदर मैंने टपल्स कॉलम्स के बारे में बताया था ना, उसके अंदर मैंने एक रिकॉर्ड बताया था, एक बच्चे का 1104 कॉप, है ना, वो दैट इज रिकॉर्ड। तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें यूजर का डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड स्टोर रहता है टेबल्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट स्टोर्स अ डेटा अबाउट डेटा। हम बोल सकते हैं कि इट इज बेसिकली अ मेटा डेटा। हम डेटाबेस के अंदर मेटा डेटा, टेक्निकल टर्म में यूज कर रहा हूँ, मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? अ मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हम डेटाबेस के अंदर मेटा डेटा को स्टोर करके रखते हैं, which is also known as metadata। वो आगे लिखा ही हुआ है, which is also known as metadata to locate and retrieve data easily। और इसी कारण से हम डेटा को आसानी से लोकेट कर सकते हैं और उसके ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। It is rather difficult to modify and update a set of metadata once it is stored in database। ठीक है, अगर मैंने डेटाबेस
के अलावा अगर उसको स्टोर करने की कोशिश करी तो उसको मुझे स्टोर कर मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। बट as a database management system expands, we need change over time to satisfy the requirement of the user. लेकिन देखो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी जब आपने अपने माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे बीएससी या बीसीए के अंदर कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वो एज अ टाइम बीइंग हमेशा चेंज होती रहती है। अब ये यूजर की अगर रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होगी तो हमारे लिए ये फिजिबल नहीं होगा कि हम डेटाबेस डिजाइन के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन कर सके, है ना, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है ना। If the entire data is dependent, it would become a tedious and highly complex job. और उस टर्म के अंदर मेरे पास में अगर डेटा डिपेंडेंट है तो मेरे लिए बहुत ही टीडियस जॉब हो जाएगा उसको मैनेज करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर एक छोटा सा कंसेप्ट डिजाइन दी हुई है। इस कंसेप्ट डिजाइन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। पहला होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है? लॉजिकल स्कीमा में होता है। ठीक है, लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस होता है। उस कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के अंदर में डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का इंप्लीमेंटेशन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का इंप्लीमेंटेशन लॉजिकल स्ट्रक्चर में करता हूं उसी प्रकार से मेरा डेटा जिसमें जैसा मैंने इंप्लीमेंट किया उसके बाद में डेटा स्टोर होने आएगा मेरा फिजिकल स्टोर डेटाबेस स्कीमा पे और वहां पे मेरा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि एक बार मैंने जो इनपुट्स मेरे डेटा के दिए हैं प्रोग्राम के अंदर उसी प्रकार से मेरे इनपुट्स आउटपुट्स मिलेंगे मेरे इस पे स्टोरेज, है ना। तो ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं। मेटाडाटा इटसेल्फ फॉलोज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। देखिए ये भी बोल रहा है जिसे हम लोग ने टियर आर्किटेक्चर पढ़ा था, 1 टियर 2 टियर एन टियर मल्टी टियर, है ना। तो जब हम मेटाडाटा की बात करते हैं विच इज डेटा अबाउट डेटा, या मैं बोल सकता हूँ जब डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, so that when we can change data at one layer it does not affect data on another layer. डेटा इंडिपेंडेंस का ये बहुत बड़ा एक फायदा है। अगर हमने डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं किया तो कभी क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मैंने कहीं पे एक जगह जाके कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करे तो दूसरी जगह उसका रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम लोग मल्टी टियर आर्किटेक्चर के अंदर डेटा इंडिपेंडेंस का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। दिस डेटा इज डिपेंडेंट बट मैप टू ईच अदर। डेटा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें सिंक्रोनाइजेशन और उसके अंदर मैपिंग बहुत स्ट्रांग होती है कि इफ आई हैव चेंज इन वन टेबल एंड इफ that table is associated with another table, तो अगर मैंने टेबल 1 में जाके कुछ चेंजेस किया है और अगर वो टेबल 1 2 से एसोसिएटेड है तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस टेबल 2 के डेटा पे भी हो जाएंगे। दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम शॉर्ट है। ओके सर। किसी के पास कोई क्वेरी हो, कोई टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा और इलाबोरेट करना है तो मुझे बताएं, हम उसको भी डिस्कस करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर जो मेटा डेटा है उसी को मैलिशियस डेटा भी बोलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत चले गए अपन। मैलिशियस डेटा अच्छा अच्छा अच्छा। मैलिशियस डेटा तो आपका करप्टेड डेटा हो गया जो हमारे काम का नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा, मतलब हम डेटा को और इलाबोरेट टर्म में क्या देख सकते हैं। और जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा होता है इट इज नॉट मैलिशियस डेटा, इट इज बोल सकते हैं कि यूज्ड और वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? डेटा इंस्टेंस, देखो वापस से हम डेटा इंस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो डेटा इंस्टेंस क्या होता है? दो टर्मिनोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेटाबेस के अंदर। पहली होती है डेटाबेस स्कीमा, ठीक है, और दूसरा होता है डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस स्कीमा के अंदर डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट होता है किसी एक पॉइंट पे जाकर।
जब हम कुछ डेटा के अंदर मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं तब। आया समझ में? मतलब इंस्टांस क्या हो गया, एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे हम अपने मतलब डेटाबेस स्कीमा में जाके हम डेटाबेस इंस्टांसेस पे काम करते हैं। जब मैं लैब में आपको काम करना सिखाऊंगा तो हम हमेशा इंस्टांसेस पे काम करेंगे, क्योंकि हम डेटाबेस तो एक बार बनाएंगे, डेटाबेस एक बार बनता है। देखो घर का स्ट्रक्चर एक बार बनता है, फिर उसके अंदर फिर आप मतलब अपने ड्राइंग रूम को छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उसको हाफ में डिवाइड कर रहे हो, वो सब हमारे हाथ में होता है ना। तो दैट आर इंस्टांसेस, ठीक है। किसके ऊपर? स्कीमा के ऊपर। किसके ऊपर? आर्किटेक्चर, आपका जो घर का नक्शा है ना, मैप है, उसके ऊपर। एनीबॉडी एल्स? सर हम्म। सर अनिकेत जी सर, मेरे को क्वेश्चन था हाँ। कि जैसे आपने बताया कि अगर आप एक टेबल में चेंज करते हो तो दूसरी टेबल जो उससे कनेक्ट रहती है अफेक्ट हो जाती है उससे। बिल्कुल सही। और सर इसके बाद आपका जो इसमें जो पैराग्राफ है इसमें दिस डाटा इज इंडिपेंडेंट और मैप टू ईच अदर, तो सर डाटा इंडिपेंडेंट कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया। देखो डेटा इंडिपेंडेंट इस प्रकार से हुआ कि वो किसी पे डिपेंड नहीं हुआ ना। देखो इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी एक दूसरे डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पे डिपेंड करेगा? जिससे भी वो एसोसिएटेड होगा। अभी तक क्या था कि मैं कहीं एक जगह चेंज कर रहा था, अगर वो एसोसिएटेड नहीं था, है ना, एसोसिएटेड नहीं था, तो मुझे हर एक उस जगह पे जाके चेंज करना पड़ रहा था जहां पे वो डेटा पड़ा हुआ था, है ना। इंडिपेंडेंट डेटा इस प्रकार से इस टर्म में हो रहा है कि वो एक प्रोबेबली साउंड अटैच्ड एसोसिएटेड है, ठीक है, वाया कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, वाया कंडीशंस, इस करके वो डेटा इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को अचीव कर पा रहा है। इसके लिए भी हम एग्जांपल, जब मैं आपको टेबल्स डेटाबेस में टेबल डिफाइन करना सिखाऊंगा, डिजाइन करना सिखाऊंगा, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स पे जब हम काम करेंगे और उसके अंदर जब हम डेटा को एटॉमिकली क्या करेंगे, डालेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अभी केवल मैंने डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। सर ये स्लाइड्स प्लीज आप, सर ये स्लाइड्स प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए। अच्छा, मैंने अभी तक स्लाइड शेयर नहीं करी क्या? सर दो सर क्लासेस की थी अच्छा, आपने, दो बाकी अभी क्लासेस की वाली। थी। मैं आज तक की सारी आपको आज स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी ये लेक्चर मेरा खत्म होते ही सबसे पहले कर दूंगा, है ना। सर आप क्लासरूम नहीं बना रहे क्या गूगल पे, गूगल क्लासरूम? नहीं, अभी नहीं बना रहा हूँ मैं, वो इसलिए कि तुम्हारे एक बार परमानेंट स्कॉलर नंबर बन जाए, है ना, तब मैं अच्छा, इकट्ठी एक साथ बनाऊंगा और फिर आप लोग के गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि वो जीमेल में मैं सुन रहा हूँ काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो अननेसेसरी अपन उसमें टाइम वेस्ट ना करें, है ना। जैसे ही वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको बनाकर कंप्लीट करें, ठीक है। ओके सर। एंड सर कॉलेज ओपन होने के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है अभी? देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि आफ्टर दिवाली वेकेशंस, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आप यू कैन स्टार्ट द कॉलेजेस, तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, है ओके ना। आप सर। चिंता मत करिए कि आपको एक वीक पहले उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स कि हम लोग बाइंड अप करें? चलिए, किसी के पास क्वेरी नहीं है तो वी कैन बाइंड अप, ठीक है। होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। थोड़ी सी हमारे बोल सकते हैं कि ये कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेके मुझे लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट को लेके प्रॉब्लम आए तो वी विल डिस्कस। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड बाय। Thank you, sir. कपड़े